हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 पृथ्वी हमारा आवास के 5वें पाठ पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं, हम पहले पाठ में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है, मानव यहाँ जीवित रह सकता है और जो आवश्यक तत्व हैं हमारे लिए भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है और गैस की जो परतें होती हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, इसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं भाप, वाष्प है। तो जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते। तो भूमंडल जो ठोस भाग है पृथ्वी का उसको भूमंडल कहते हैं, या भूपर्पटी यानी कि जो सबसे ऊपर की परत है चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। और इसको दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े जो स्थलीय भूभाग होते हैं, जमीनी हिस्से, उनको महाद्वीप कहते हैं, और बड़े जो जलाशय यानी कि पानी होता है जिसमें बहुत बड़े क्षेत्र में महासागरीय बेसिन कहा जाता है। और विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लगते हैं हमको अलग अलग हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। तो ग्रीक भाषा में देखो शब्दों की उत्पत्ति है। लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमॉस का अर्थ है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। तो देखिए संसार का मानचित्र है, नक्शा है। तो जैसे यहाँ पर जल है और यहाँ पर से नाप रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगी, जो समुद्र तल से ज़मीन की ऊंचाई होगी यहाँ पर 0 होगी और यहाँ से ऊपर को बढ़ते जाएगी तो उसको फिर उसकी जो उसको मीटर या फीट में उसको बोला जाता है और उसको फिर मापा जाता है कि यहाँ से जितनी ऊंचाई बढ़ती जाएगी उतना उसके नंबर बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारे महाद्वीप हैं, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े थे, इनको यूरेशिया भी बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया। और ये महासागर है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर, और ये है। तो इस तरह से हाँ, एक महाद्वीप हमारा अंटार्कटिका भी है। 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, हिमालय की जो चोटियाँ हैं उनमें सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है। समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। और विश्व का सबसे गहरा भाग जो है प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। गर्त यानी कि एक तरह का गड्ढा जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है, तो क्या आप सोच सकते हैं। तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोरगे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। तो महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, आपने देखिए अभी। और तो स्थल का जो बहुत बड़ा हिस्सा है हमारा उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। जो हमारा ये उत्तरी गोलार्ध है यानी कि आधे से ऊपर को ये भूमध्य रेखा है, विषुववृत्त। तो इससे ऊपर का जो हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध है और इससे नीचे का दक्षिणी गोलार्ध है। तो जो एशिया है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा इस महाद्वीप के होकर गुजरती है। और पश्चिमी यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया भी कहा जाता है। तो ये देखिए नक्शे में ये है यूराल पर्वत जो इसको एशिया से अलग कर रहा है। फिर है यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, दिख ही रहा है आपको, एशिया इतना बड़ा है और यूरोप इतना छोटा है। और ये एशिया के पश्चिम में स्थित है, ये पश्चिमी हिस्सा है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। तो आर्कटिक वृत्त जो है इससे होकर गुजरता है और 3 तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है, देखिए 3 तरफ से घिरा हुआ है। और फिर है अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। विषुववृत्त या 0 डिग्री जो रेखा इसके बीचों बीच होकर
गुजरती है और इसका बहुत बड़ा भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ से ऊपर को है। और तो ये ऐसा महाद्वीप है जिसमें से होकर कर्क रेखा भी जारी है, विषुवत रेखा भी जारी है और मकर रेखा भी जारी है। तो तीनों रेखाएं गुजरती हैं। जो सहारा का रेगिस्तान है, देखिए विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये, यहाँ पर स्थित है। और ये महाद्वीप जो है चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। इधर समुद्र है, इधर महासागर है, ये चारों तीन ओर। और यह महाद्वीप घिरा हुआ है तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील जो है, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये अफ्रीका से होकर ही गुजरती है। और तो कर्क रेखा इसके सहारा मरुस्थल के पास से होकर गुजरती है, विषुवत इसके बीचों बीच, और मकर रेखा जो है इसके दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। फिर है हमारा उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय किससे ज़मीनी हिस्से से ना स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। और ये पश्चिमी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और तीन ओर से ये समुद्र से घिरा हुआ है। फिर है हमारा दक्षिणी अमेरिका। ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इसकी जो है तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। और इसमें ये जो है अमेज़न नदी है, शायद इसका प्रवाह क्षेत्र जो है, इसकी चौड़ाई जो है वो विश्व में सबसे चौड़ी है, सबसे बड़ी है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज़ पर्वत जो है इसके उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। फिर है ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे छोटा महाद्वीप है और चारों ओर से समुद्र से और महासागरों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि समुद्र के बीच में ज़मीन का एक टुकड़ा है, तो इसको द्वीप बोला जाता है। फिर है अंटार्कटिका, जो कि बहुत बड़ा महाद्वीप है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी ध्रुव जो है इसके बीच में स्थित है। क्योंकि यहाँ पर हमेशा बर्फ़ रहती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी मानव जो है, मनुष्य जो है स्थायी रूप से नहीं रहता। यहाँ पर विभिन्न देशों ने अपने शोध केंद्र स्थापित कर रखे हैं। भारत का भी है यहाँ पर मैत्री और गंगोत्री शोध केंद्र। तो यहाँ पर वो लोग, वैज्ञानिक लोग यहाँ पर कुछ कुछ समय के लिए रहते हैं और यहाँ पर अपनी खोज करते रहते हैं कि यहाँ पर हम क्या क्या मिल सकता है, कैसे यहाँ का वातावरण है। हाँ, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री 2 शोध केंद्र है। फिर जलमंडल देखिए, ये दिया है कि महासागर जो है 97.2% महासागर हैं और हिम चादरों भूगर्भ में संचित जल है कितना 2.8% और 0.03 योग्य पीने योग्य अलवण जल है, यानी कि जो नमकीन नहीं होता है पीने योग्य पानी। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो 71% भाग है वो क्या है, जल है और 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं, महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल और वायुमंडल की जल वाष्प। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागर में पाया जाता है। बहुत अधिक खारा होता है कि वो मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल बहुत बड़ा भाग बर्फ़ की परतों में हिम नदियों भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण रूप में पाया जाता है, यानी कि मीठा पानी जो कहते हैं, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं, यानी कि हमारे उपयोग के लिए जो पानी है वो बहुत कम है। फिर है महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। देखिए, जल संधि पानी का सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशि समुद्र और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे श्रीलंका के बीच में है, श्रीलंका और भारत के बीच में जल संधि, तो जल संधि है। और ये स्थल संधि है जो जमीनी हिस्सों को जोड़ रहा है ना, बड़े स्थलीय भाग को स्थल संधि है। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त इसी में ही है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, गोल है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। और
अटलांटिक महासागर जो है विश्व का दूसरे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। दंतुरित यानी देखिए कटे फटे हैं बहुत ही ज़्यादा, है ना। तो यह जो होते हैं अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। इससे क्या होता है, जो जहाज़ होते हैं, पोत होते हैं, वो बहुत ऊपर तक आ जाते हैं। तो व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह त्रिभुजाकार है और इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। फिर जो दक्षिणी महासागर है वो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव में स्थित है, वृत्त में स्थित है और ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब ये हमारे जो हैं मंडल हैं, ये तो हमारी विभिन्न परतें हैं। ये शोभ मंडल है, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो हमारे वायुमंडल में इतने मंडल हैं हर परत पे। तो चारों ओर गैस से एक परत से घिरा हुआ है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसे हम लोग सांस लेते हैं और वायुमंडल हमें सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल की उसके घटकों, तापमान और अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। तो इनको इतने मंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ और शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और दूसरी गैसें जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है और पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं घटता जाता है और इसीलिए पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में परेशानी होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। तो ये पूरा दिखाई दे कि वायुमंडल है हमारा और ये स्थल मंडल है, ये हमारा जल मंडल है और स्थल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया और ये जल मंडल। तो ऊपर को जाने के साथ साथ तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। फिर जीवमंडल स्थल, जल और हवा के बीच का एक बहुत सीमित भाग होता है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग जो है उन पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है और भूकंप जैसी आपदा के कारण पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। तो कुछ सालों पहले सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों और नदियों में दूषित यानी गंदे पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल जो है वो मनुष्य के इस्तेमाल के लायक नहीं रहता है और दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों में, तापीय विद्युत संयंत्रों में और गाड़ियों का जो उत्सर्जित पदार्थ होता है, जो पदार्थ बाहर फेंक दिए जाते हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं, या जो धुआं वगैरह होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है जो कि मानव के द्वारा ही संभव है।